नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि नागरिक कौन होते हैं। जैसे किसी देश में रहने वाले लोग, तो किसी देश में अगर आप देखें तो कई प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोग वैध रूप से रहते हैं, कुछ लोग अवैध रूप से रहते हैं। जो लोग वैध रूप से देश में रहते हैं वे नागरिक कहे जाते हैं और उनको उस देश के नियमों के तहत विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन जो लोग अवैध रूप से रह रहे होते हैं उनको वे अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो आइए हम इसी को आगे बढ़ते हुए और समझते हैं कि नागरिकता क्या है। तो दोस्तों, नागरिकता सिटीजनशिप, इसका अर्थ है कि किसी देश या राज्य के वे निवासी जिन्हें सभी नागरिक राजनैतिक अधिकार प्राप्त हों एवं उनको पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो, यानी कि वे उस देश के पूर्ण नागरिक हैं, पूर्ण सदस्य हैं तथा उनकी देश के प्रति पूर्ण निष्ठा हो, उन्हें नागरिक कहा जाता है। तो निष्ठा होना भी आवश्यक है, निष्ठा होनी चाहिए। और तो भारत में देखें तो भारत में दो प्रकार के लोग रहते हैं। कौन कौन? एक तो भारतीय नागरिक, एक भारतीय हो गया भारतीय नागरिक जिन्हें सभी सिविल का मतलब नागरिक, जो नागरिक होने के नाते अधिकार उनको मिलने चाहिए, वे सारे अधिकार मिलते हैं। एवं राजनैतिक अधिकार में मत देने का अधिकार और मत पाने का अधिकार। ठीक है। किसी पद पर चुनाव लड़ने का अगर योग्यता रखते हैं तो किसी भी पद के लिए चुने जाने का भी अधिकार उनको प्राप्त होता है। और उसी प्रकार भारत में कुछ विदेशी भी रहते हैं, तो विदेशियों को नागरिकों के जैसे अधिकार इनको प्राप्त नहीं होते। यानी कि जो अधिकार या जो सिविल या राजनीतिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं वे सारे अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। अब विदेशी दो प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, पहला तो विदेशी मित्र। विदेशी मित्र क्या हुए? ऐसे नागरिक या ऐसे व्यक्ति जो उन देशों से संबंधित हैं जिनके साथ भारत के मित्रतापूर्ण संबंध हैं। जैसे कि भारत का रूस के साथ, रूस हुआ, इजराइल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश जो हैं भारत के मित्र देश हैं। जापान हुआ, तो ये सब भारत के मित्र देश हैं और यहाँ के नागरिक जो होते हैं वे विदेशी होते हैं और मित्र होते हैं। इनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं। विदेशी शत्रु, भारत से युद्ध या तनाव या संघर्ष इन देशों का होता है। जिन देशों का भारत के साथ संघर्ष या तनाव होता है, जैसे कि पाकिस्तान है, ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ भारत का तनावपूर्ण संबंध है, अक्सर युद्ध होता रहता है, तो यहाँ के नागरिकों को कम अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है। और इनको जो होता है गिरफ्तारी या नज़रबंदी से इनको कोई सुरक्षा नहीं। ठीक है। सरकार जब भी कोई इनके विरुद्ध कोई मामला आता है तो इनको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है, नज़रबंदी कर सकती है इनकी। अब कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, वह विदेशियों को प्राप्त ही नहीं है। चाहे वह विदेशी मित्र हों चाहे विदेशी शत्रु हों, उनको दोनों को किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो आइए इनको देखते हैं कि वे कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो देखें तो आइए देखते हैं। पहला है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के अधिकार, यानी इनके भारतीय नागरिक जो होंगे उनके साथ धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 में भारतीय नागरिकों को यह मूल अधिकार प्रदान किया गया है। दूसरा है लोक नियोजन में समता। लोक नियोजन में समता का आशय है कि सरकारी सेवाओं में आवेदन करने के लिए योग्यता होने पर उन्हें किसी भी प्रकार का भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। अनुच्छेद 16 में इसका व्यवस्था किया गया है।
तीसरा है वाक स्वातंत्र एवं अभिव्यक्त की स्वतंत्रता। तो इसमें आ जाता है सम्मेलन करने, संघ बनाने, संचरण करने, निवास करने, व्यवसाय या व्यवसाय का अधिकार। माने वाक स्वातंत्र, आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात को स्वतंत्र रूप से रखें। सम्मेलन बनावें, संघ बनावें, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करें, कहीं भी निवास करें, कहीं पर भी व्यवसाय करें, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है। तो इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 19 में की गई है और यह भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में। अब चौथा है संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार। तो भारतीय नागरिक अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए उनको ये अधिकार प्राप्त हैं, और शिक्षा संबंधी की मतलब वह अपने पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उन शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने का भी उनको अधिकार है। यह अनुच्छेद 29 और 30 में इसकी व्यवस्था है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और विशेषाधिकार हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में मतदान का अधिकार, इन चुनावों में भाग लेने का भी अधिकार और मतदान का अधिकार, ये दोनों अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। देखिए, संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। राज्य विधानमंडल के लिए, इसमें भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है, दोनों की सदस्यता के लिए उनको चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होता है। सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार। यानी अगर यह इन पदों के लिए निर्धारित योग्यता रखते हैं तो वह इन पदों पर चुने जाने का उनको अधिकार होता है, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब है संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान में नागरिकता के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वह भाग 2 में है, संविधान के भाग 2। तो पूछा जाएगा प्रश्न, संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस भाग में किए गए हैं, तो आपका उत्तर होगा कि भाग 2 में। और किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं। अब हम एक एक करके इन अनुच्छेदों के बारे में समझेंगे। तो आइए दोस्तों आगे चलें। अब इसमें देखिए, सिर्फ उन लोगों की पहचान होती है जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने। तो जो अनुच्छेद 5 से 11 है, इसमें केवल उन लोगों की पहचान होती है जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए। इसमें अधिग्रहण यानी नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त होगी, वह नागरिकता की हानि की चर्चा नहीं है कि नागरिकता की किस प्रकार से समाप्त की जाएगी, इसकी कोई चर्चा नहीं है। और आगे देखें, संविधान निर्माण के पश्चात 26 जनवरी 1950 को 4 प्रकार के लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई थी। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला, भारत का मूल निवासी हो। ठीक है, पहला भारत का मूल निवासी हो और 3 में से कोई एक शर्त। ये अनुच्छेद 5 की व्यवस्था है। अनुच्छेद 5 में क्या व्यवस्था है कि भारत का मूल निवासी हो और 3 में से कोई एक शर्त, जैसे जन्म भारत में हुआ हो उस व्यक्ति का, या उस व्यक्ति के माता पिता में से किसी एक का जन्म, यानी माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या तीसरी, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन कि माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, और तीसरी कंडीशन है कि संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। ठीक है, तो अगर 3 स्थितियों में से पहला मेन स्थिति है कि भारत का मूल निवासी हो, और दूसरा इन तीनों में से कोई एक
उसके ऊपर अगर लागू होती है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 5 की व्यवस्था है। अब देखिए अनुच्छेद 6 में क्या व्यवस्था है। व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो, ठीक है, जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, कोई व्यक्ति मान लीजिए कि भारत का पाकिस्तान में चला गया, विभाजन होने के बाद वह पाकिस्तान में चला गया, तथा माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व जब भारत अविभाजित था तो उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो, तथा निम्न में दो में से कोई एक शर्त पूरा करता हो। ये दोनों शर्तें कौन कौन सी हैं कि 19 जुलाई 1948 से भारत में आ गया हो। ठीक है, देखिए 15 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हो गया, लेकिन तमाम लोग भावावेश में भारत से पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान से भारत आ गए, लेकिन भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ये सहूलियत दी कि चलिए बंटवारा हो गया, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 से भारत में आ गया हो तो उसे भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, तथा 19 जुलाई 1948 के बाद भारत से पाकिस्तान आया हो, ठीक है, तो वह पंजीकरण करेगा। 19 जुलाई 1948 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो और बाद में फिर भारत लौट आया हो तो उसको पंजीकरण कराना पड़ेगा अपना, और पंजीकरण कराने के बाद 6 माह तक उसको भारत में रहना अनिवार्य है। पंजीकरण करा करके 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा और उसके बाद उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ये अनुच्छेद 6 की व्यवस्था है। अब देखिए अनुच्छेद 7 में क्या व्यवस्था है कि व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो, अभी बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन 1 मार्च 1947 इस डेट के बाद वह पाकिस्तान चला गया हो और किंतु बाद में वापस आ गया हो, जाने के बाद पुनः भारत लौट आया हो, तो उसको आकर के यहाँ पे पंजीकरण कराना पड़ेगा, और पंजीकरण कराने के 6 माह के बाद उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यह व्यवस्था अनुच्छेद 7 में है। तो अनुच्छेद 5 में क्या था कि पहले मूल नागरिक हो, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक है, यहाँ जैसे उसका जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, यह व्यवस्था थी। 6 में क्या था, व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो तथा माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, तथा निम्न दो में से कोई एक शर्त पूरा करता हो कि 19 जुलाई 1948 से भारत में आ गया हो, या 19 जुलाई 1948 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो और फिर वापस भारत आ गया हो, तो उसको पंजीकरण करा करके तब जो है नागरिकता प्राप्त होगी। और अनुच्छेद 7 में कि 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो किंतु बाद में भारत वापस आ गया हो, तो उसको भी पंजीकरण कराने के बाद 6 माह बाद नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये अनुच्छेद 7 की व्यवस्था है। अब अनुच्छेद 8 में क्या है कि माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में, माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वह भारत से बाहर रहा हो, लेकिन व्यक्ति जो है, जिस व्यक्ति को नागरिकता मिलनी है वह भारत से बाहर रहा हो, तो भारत के नागरिक के रूप में कूटनीतिक तरीके से उसको पंजीकरण कराना पड़ेगा, और भारत से बाहर रह रहे भारतीयों के लिए यह व्यवस्था है। यह अनुच्छेद 8 जो है भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए है कि कोई व्यक्ति भारत से, मान लिया कि लंबे समय से भारत रहे, जैसे देखिए लाला हरदयाल थे, 1913 में उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी, तो वे चूँकि भारतीय थे, काफ़ी लंबे समय से भारत में रह रहे थे, तो उनको भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कूटनीतिक रूप से अपना आवेदन देना होगा, तब उनको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी।
अब देखिए अनुच्छेद 8 में कुछ और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन हैं। उपर्युक्त व्यवस्थाएं उन नागरिकों की चर्चा करती हैं जो भारत का मूल निवासी हो। तो लाला हरदयाल भारत के मूल निवासी थे। व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो। जो व्यक्ति था, इसमें देखिए, एक तो भारत का नागरिक हो, पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो पर भारत वापस आ गया हो, इसको भी उसमें शामिल किया जाएगा, और भारतीय मूल का बाहर रह रहा हो। भारत का व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा हो। इन 4 तरह के लोगों के लिए अनुच्छेद 8 में व्यवस्था है। अब देखिए अन्य संवैधानिक प्राविधान क्या है। अनुच्छेद 9 कहता है कि व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं अगर उसने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली हो। मान ले कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक, लेकिन उसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से, मान ली वह चला गया जर्मनी कमाने, और जर्मनी में उसने जर्मनी की नागरिकता हासिल कर ली। तो जब जर्मनी की नागरिकता कोई व्यक्ति हासिल कर लेगा स्वेच्छा से, तो उसको भारत की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेगा तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। 10वां है, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक। संसद कोई ऐसा कानून बना दे कि उसकी सीमा में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। जैसे संसद तय कर दे कि 5 वर्ष पहले से अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो भारत की सीमा के अंदर जो लोग भी 5 वर्ष पूर्व से रह रहे होंगे वे सब भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। तो ऐसा करने का या ऐसा तय करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। यानी संसद के नियमों, संसद की विधियों के अंतर्गत जो विधि संसद बनाना चाहे उसके अंतर्गत आने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। यह अनुच्छेद 10 की व्यवस्था है। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद नागरिकता के अर्जन, नागरिकता प्राप्ति के, नागरिकता की समाप्ति एवं इससे जुड़े अन्य विषयों पर कानून बना सकती है। यह संविधान में व्यवस्था है अनुच्छेद 11 में कि संसद जो है नागरिकता की प्राप्ति के, नागरिकता की समाप्ति के और इससे जुड़े हुए अन्य विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, देखिए, तो नागरिकता को किस प्रकार से नागरिकता पानी है, उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया जिसको नागरिकता अधिनियम 1955 कहा गया, और यही नागरिकता का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम 1955। इस अधिनियम द्वारा संविधान लागू होने के बाद नागरिकता अर्जन एवं समाप्ति के प्रावधान बनाए गए कि किस प्रकार से नागरिकता की प्राप्ति होगी और किस प्रकार से नागरिकता की समाप्ति होगी। तो नागरिकता की प्राप्ति के 5 प्रावधान किए गए और समाप्ति के 3 प्रावधान किए गए। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि नागरिकता प्राप्ति के कितने प्रावधान हैं और नागरिकता समाप्ति के कितने प्रावधान हैं। तो आप प्राप्ति के 5 और समाप्ति के 3 प्रावधान इनको आप बता देंगे। अब हम आगे नागरिकता अर्जन के जो प्रावधान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रकार है नागरिकता प्राप्ति का पहला जो प्रावधान है वो है जन्म से, यानी कि जन्म से ही व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो कैसे जन्म से है, देखिए 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व भारत में जन्मा, ठीक है, व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, यानी कि जो हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 यानी गणतंत्र दिवस की स्थापना के बाद जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेगा वो तो भारत का नागरिक होगा ही होगा। लेकिन 1 जुलाई 1947 से पूर्व भी अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया हुआ है तो वह भी भारत का नागरिक होगा। दूसरा प्रावधान, 1 जुलाई के बाद, 1 जुलाई 1947 के बाद जन्म के समय, उस व्यक्ति के जन्म के समय माता या पिता कोई भारतीय होना चाहिए। ठीक है, माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय होना चाहिए।
दूसरा, भारत में पदस्थ विदेशी नागरिक एवं शत्रु देश के बच्चों को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। अगर कोई भारत में रह रहा विदेशी आदमी है, ठीक है, तो उसका जो बच्चा होगा वह भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा, और जो शत्रु देश के नागरिक हैं उनके बच्चों को भी भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त होगी। इस पर जन्म के आधार पर, तो जन्म के आधार पर नागरिकता पाने के लिए 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म हुआ हो या 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्म हुआ हो, ठीक है। और दूसरा, जन्म के समय माता या पिता कोई एक भारतीय होना चाहिए। तो लेकिन इस नियम की कुछ कमियां थीं। उन कमियों को दूर करने के लिए यह व्यवस्था बनाया गया कि पहले तो था कि जन्म से ही हो, लेकिन जब यह मान लें कि जन्म से कोई व्यक्ति भारत आ गया और यहाँ पर किसी का जन्म हो गया, कोई विदेशी आ गया, टूर पर आया, उसी समय मान लीजिए कि उसका बच्चा जन्म हो गया तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाता था। लेकिन इन सारी कमियों को दूर करने के लिए यह तय किया गया कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, ठीक है। और आगे फिर इस कमी को सुधार किया गया और उसमें एक प्रावधान और जोड़ा गया कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, लेकिन कोई भी दोनों में से कोई एक अवैध प्रवासी न हो, यानी कि अवैध रूप से भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका बच्चा भारतीय नागरिक नहीं हो सकता। और दूसरा है वंशानुगत या वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी? वंश के आधार पर तो सबको मिलती है। मान ली हम हैं, मुझे नागरिकता मेरे पिताजी के वंश के आधार पर मिली, मेरे पिताजी को उनके पिताजी के वंश के आधार पर मिली है। तो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, किंतु 10 दिसंबर 1952 से पूर्व भारत के बाहर रहा हो। अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या उसके बाद किंतु 10 दिसंबर 1952 से पूर्व भारत के बाहर रहा हो, तो यदि जन्म के समय माता पिता भारतीय नागरिक हों और 10 दिसंबर या उसके बाद भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति यदि माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। अब देखिए और प्राविधान, एक नाबालिग जो है वह वंश के आधार पर भारतीय नागरिक होगा, साथ ही किसी अन्य देश का भी नागरिक। अगर कोई नाबालिग है, वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता उसको मिली हुई है, लेकिन किसी अन्य देश का भी नागरिक हो तो भारतीय नागरिकता समाप्त, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी जब तक वयस्क होने के 6 माह के अंदर विदेशी नागरिकता का त्याग नहीं कर देता। जैसे एक नाबालिग है कोई, वह वंश के आधार पर तो भारतीय नागरिक है क्योंकि भारतीय मूल का है, लेकिन उसको किसी अन्य देश की नागरिकता मिल गई है, तो वयस्क होने के 6 माह के अंदर, जिस दिन मान लें कि 18 साल भारत में वयस्क होने की एज तय की गई है, तो 18 वर्ष के 6 माह के अंदर उसको विदेशी नागरिकता त्याग करके भारत की नागरिकता लेनी होगी अगर वो भारत का नागरिक बनना चाहता है। अब है पंजीकरण के द्वारा, जैसे रजिस्ट्रेशन के द्वारा कोई भी आ गया, रजिस्ट्रेशन करा लिया तो भारत का नागरिक बनेगा। तो पंजीकरण कराने पर केंद्र सरकार अवैध प्रवासी को छोड़ करके, यानी जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उनको छोड़ करके किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकती है। और इसके लिए कुछ प्राविधान है कि भारतीय मूल का व्यक्ति आवेदन से ठीक पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, बहुत दिनों तक बाहर रहा हो, लेकिन वह फिर से भारतीय नागरिकता हासिल करना चाहता है, तो उसको पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य है, कि कम से कम उसको 7 वर्ष तक भारत में रहना है। दूसरा, भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारत से बाहर किसी अन्य देश में, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व, जैसे लाला हरदयाल वगैरह आ जाएंगे इसमें, तो यह लोग भारत से बाहर रहे हैं तो इनको भारत की नागरिकता मिलेगी। अगला है भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, चाहे भारतीय मूल का कोई व्यक्ति हो, उसने
बाहर रह रहा हो तो वह भारत आकर के किसी, चाहे पुरुष हो तो महिला से और महिला हो तो पुरुष से उसने विवाह कर लिया हो तो उसे भी भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन पंजीकरण के आवेदन से 7 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो तभी मिलेगी। ठीक है। भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, कोई भारतीय नागरिक है उसके नाबालिग बच्चों को भी भारतीय नागरिकता मिलेगी। पूरी आयु व क्षमता का व्यक्ति व माता पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हों। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि वो उसकी आयु है, बालिग हो गया हो और वह क्षमता मतलब वो कार्य करने में सक्षम हो, ठीक है, तो माता पिता भारतीय नागरिक के रूप में अगर पंजीकृत हैं तो उस व्यक्ति को भी भारतीय नागरिकता मिलेगी। लेकिन ये सारे प्राविधान जो हैं ये पंजीकरण के आधार पर हैं। व्यक्ति पूरी आयु व क्षमता का हो व माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों तो भी उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब है प्राकृतिक रूप से या देशीकरण द्वारा। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करेगी जो अवैध रूप से पहले न रह रहे हो। अगर अवैध रूप से रह रहा होगा तो उसको भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रदान कर सकती है यदि निम्न योग्यता हो। ये योग्यताएं कौन कौन सी हैं? ऐसे देश से न संबंधित हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। यानी वह व्यक्ति अगर देशीकरण के द्वारा नागरिक होना चाहता है तो उसे ऐसे देश का नहीं होना चाहिए जहां पर भारतीयों को नागरिक नहीं बनाया जाता हो। ठीक है, उसी देश के लोगों को भारतीय नागरिकता मिलेगी जहां पर भारतीयों को भी उस देश की नागरिकता मिल जाती हो। अन्य देश की नागरिकता त्याग कर, अगर वह किसी अन्य देश का नागरिक है तो उस देश की नागरिकता त्याग करके तभी वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और है भारत सरकार की सेवा में हो और कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में निवास कर रहा हो, उसका चरित्र अच्छा हो और संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का वह अच्छा ज्ञाता हो और कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, मानव उन्नति, विश्व शांति, इसके लिए उसने अच्छा प्रयास किया हो अगर, तो उसके आधार पर भी उसको भारत की नागरिकता देशीयकरण के आधार पर मिल सकती है। और अगला जो प्राविधान है, अगला और अंतिम है, वो क्षेत्र समाविष्टि। ये क्षेत्र समाविष्टि 6वां नहीं होगा बल्कि ये 5वां होगा। तो 5 प्रकार से नागरिकता हासिल हो सकती है। तो किसी राज्य या देश के क्षेत्र का भारतीय क्षेत्र में विलय होने पर भारत सरकार के विनिश्चय द्वारा, जैसे मान लिया कि आज भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो रहा हो, पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान को अगर भारत ने अपने कब्जे में ले लिया है तो पाकिस्तान के जो भी नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक स्वतः हो जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए सरकार को यह तय करना होगा, सरकार तय करेगी, सरकार नियम बनाएगी और उस नियम के अधीन आने पर पाकिस्तान के नागरिक भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। अब है नागरिकता की समाप्ति। तो नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से, इसके 3 कारण बताए गए हैं। कौन कौन? त्याग, बर्खास्तगी या वंचन या वंचित करना। ठीक है, तो स्वैच्छिक त्याग इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। पूरी आयु या क्षमता के व्यक्ति द्वारा नागरिकता त्याग की घोषणा। अगर कोई व्यक्ति स्वतः भारत का नागरिक है, वह स्वतः भारत की नागरिकता को त्यागना चाहता है तो वह त्यागने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन युद्ध के समय अगर भारत का किसी अन्य देश के साथ युद्ध हो रहा हो और उसी समय वह भारत की नागरिकता त्यागना चाह रहा हो तो भारत सरकार उसकी नागरिकता की समाप्ति पर बाद में निर्णय लेगी, ऐसा कह करके उसको टाल सकती है या उसको लंबित रख सकती है उस पर निर्णय को, और बाद में विचार संभव होगा। नाबालिग बच्चे भी नागरिक नहीं, और उस देश का जब वह व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर लेगा तो उसके जो नाबालिग बच्चे होंगे वह भी भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। और 18 वर्ष बाद, लेकिन अगर वही नाबालिग बच्चे 18 वर्ष की आयु के हो जाते हैं तो वह चाहें तो पुनः भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं।
दूसरा है बर्खास्तगी के द्वारा। किसी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर भारत सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर देगी या बर्खास्त कर देगी, या भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी, लेकिन यह प्राविधान युद्ध के समय लागू नहीं होगा। और तीसरा है वंचन द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। किस तरीके से? इसमें कुछ कारण हैं, किन किन आधारों पर बर्खास्त की जाएगी। फर्जी तरीके से पाई गई हो, अगर उसने गलत डॉक्यूमेंट लगा करके हासिल कर लिया हो, या माता पिता, जैसे है कि माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो लेकिन कोई न हो, लेकिन गलत ढंग से दिखा करके कि हाँ कोई है, इस तरह से प्राप्त कर लिया गया हो। संविधान के प्रति अनादर दिखाने पर, भारत में संविधान जो है सर्वोच्च कानून है, और उसके प्रति अनास्था या अनादर दिखाने पर भी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है या उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। युद्ध के दौरान शत्रु देश का समर्थन करने पर, प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान किसी देश में 2 वर्ष की कैद। जैसे प्राकृतिक आधार पर नागरिकता उसको प्रदान की गई हो, लेकिन उसी दौरान वह किसी अन्य देश में गया हो और उसे 2 वर्ष तक कैद में रख दिया गया हो, तो उसकी नागरिकता को वंचित कर दिया जाएगा। अगला है सामान्यतः 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा। अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार को बिना सूचना दिए सामान्यतः 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा हो, तो उसको भी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। भारत में नागरिकता का जो प्राविधान है वह एकल है, यानी कि केवल देश की नागरिकता। देश यानी कि भारतीय नागरिकता। आप ये नहीं कह सकते कि मैं यूपी का नागरिक हूँ, बिहार का नागरिक हूँ, पश्चिम बंगाल का, तमिलनाडु का, उड़ीसा का, महाराष्ट्र का। आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, बंगाल जो भी है वहाँ का निवासी हूँ, लेकिन मैं भारतीय नागरिक हूँ। तो नागरिकता आपको भारतीय नागरिकता मिलेगी। भारतीय संविधान जो है संघीय है। यहाँ दोहरी राज पद्धति है, केंद्र व राज्य, यानी जो शासन की पद्धति है वह दोहरी है, केंद्र में भी शासन और राज्य में भी शासन। लेकिन जो नागरिकता का प्राविधान है वह एकल है, यानी इकहरी नागरिकता है। राज्यों की नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। प्रत्येक नागरिक को पूरे देश में समान अधिकार मिलता है। ठीक है, जो अधिकार मिल रहे हैं नागरिकता के, वो पूरे देश में सभी को समान अधिकार मिलेंगे। अब नागरिकता के कुछ अपवाद भी हैं। जैसे देखिए, अनुच्छेद 16 के तहत ये कहा गया है कि लोक नियोजन में सभी को, लोक नियोजन में अवसर की समता, लेकिन राज्य विशेष के लोगों के लिए नौकरियों व नियुक्तियों में विशेष प्रावधान। राज्य अपने अपने सीमा के अंदर अपने नागरिकों को या राज्य की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों को, उनको आगे लाने के लिए, समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए राज्य में विशेष प्रावधान उस सरकार के द्वारा किए जा सकते हैं। निवास के आधार पर राज्य विशेष द्वारा विशेष सुविधा देना। भारतीय संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता व एकीकृत अधिकार का प्रावधान करता है। कनाडा में भी एकल नागरिकता है, ठीक है, और संघीय सरकार है। तो उसी तरह से कनाडा की तरह एकल नागरिकता और एकीकृत अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान करता है। देखिए, भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है उसका मुख्य ध्येय है कि देश के लोगों में भाईचारे की भावना हो। लोग, जब हम भारत के नागरिक कहते हैं तो लगता है कि पूरा भारत एकजुट है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो एकता की भावना लाने के लिए, तो ताकि शक्तिशाली भारत का निर्माण हो सके। अब देखिए, विदेशी भारतीय नागरिकता क्या है। ऐसे विदेशी जो मूल रूप से भारत के हों और विदेशों में रह रहे हों, तो उनको भारतीय नागरिकता देने का जो प्रावधान किया गया उसको विदेशी भारतीय नागरिकता कहा गया, और सितंबर 2000 में इसको लागू किया गया। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, एल.एम. सिंघवी कमेटी, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी। तो इन्होंने क्या किया, तो वैश्विक भारतीय डायस्पोरा का व्यापक अध्ययन व उनके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के लिए एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है जनवरी 2002 में दी।
जिसमें आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश इस कमेटी ने किया। और क्या कहा कि दोहरी नागरिकता, अभी तक तो हम सुन रहे थे कि एकल नागरिकता, अभी दोहरी नागरिकता क्या है तो देखते हैं। तो कुछ विशेष देश में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता के साथ साथ उस देश की नागरिकता, मान लीजिए उन्होंने हासिल कर ली है, तो उसके साथ साथ उनको भारत की भी नागरिकता प्रदान कर दी जाए। ठीक है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में इसका प्रावधान किया गया और इसके आधार पर विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया और 16 देशों के लोगों को पीआईओ, पीआईओ का मतलब पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन, 16 देशों को, पाकिस्तान व बांग्लादेश को छोड़ करके, मतलब इन 16 देशों में पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं शामिल किया गया है, को छोड़ करके उनको विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 आया। इसमें क्या प्रावधान हुआ, तो विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान अब सभी देशों के पीआईओ को, पाकिस्तान व बांग्लादेश को छोड़ करके सारे लोगों को, मतलब पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के सभी देशों में रहने वाले लोगों को उस देश की नागरिकता के साथ साथ भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। ठीक है, लेकिन उसमें पाकिस्तान व बांग्लादेश को छोड़ा गया। पुनः 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम में पुनः संशोधन किया गया और भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर योजना लागू की गई। ठीक है, कि उनको एक कार्ड दिया गया और पीआईओ कार्ड धारक जो पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन को 9 जुलाई 2015 से ओसीआई, इनको ओसीआई कहा गया। ठीक है, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर, तो पीआईओ धारक, कार्ड धारक जो थे उनको 9 जनवरी 2015 से ओसीआई कार्ड धारक माना गया। इस तरह से हमने भारतीय नागरिकता को पढ़ा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।